देश का बजट आने में महज एक दिन शेष है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश करेंगे और आम आदमी की आकांक्षाओं और उनकी उम्मीदों पर वो जवाब देंगी कि आखिर आने वाले साल में लोगों को क्या मिलने वाला है, क्या महंगा होने वाला है, क्या सस्ता होने वाला है और किस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था प्रगति करेगी। हमारे साथ आम बजट पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर विश्वनाथन अय्यर हैं, जो डीप एक्सपर्टाइज इन मार्केट टैक्सेशन एंड कॉरपोरेट फाइनेंस उनका उनको महारत हासिल है इन क्षेत्रों में। और वो हमें बताएंगे कि आखिर बजट किस तरह से इम्पैक्ट करता है और किस तरह से साल भर उसका प्रभाव रहता है और लोगों को उससे किस तरह से देश विदेश तक उसके प्रभाव दिखाई देते हैं। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि आम बजट से लोगों को बहुत उम्मीदें रहती हैं, क्योंकि पिछले साल यस। टैक्सेशन को लेकर के, डायरेक्ट टैक्स को लेकर के सरकार ने बहुत बड़ी घोषणा की थी। तो क्या इस बार कोई उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसी कोई घोषणा होगी, डायरेक्ट और ओके, इनडायरेक्ट? आपका पहला प्रश्न ही थोड़ा कठिन है क्योंकि अ, इस बार अभी सर्वे में जब हमने देखा 2 दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे जब आया, जी। अ, इससे पता चल रहा है कि सरकार का जो कलेक्शन टारगेट है साल भर जी। का टैक्सेस से, वो इस बार मीट नहीं होगा, बहुत कम हो रहा है। जी। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों दोनों मिला के मैं बोल रहा हूँ, इनकम टैक्स और आप जीएसटी मिला के बोलिए। तो इससे क्या है, थोड़ा कठिन तो होगा क्योंकि बहुत और चीजें उनको मैनेज करना है। चांसेस उतना नहीं है, राइट। लेकिन आ, फिर भी एक थोड़ा एक्सपेक्टेशन है कि जैसे पिछली बार उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर ने 12 लाख का जो थ्रेशोल्ड रखा था, जी। जी। शायद वो थ्रेशोल्ड इस बार इंक्रीज करे। चांसेस कम है, लेकिन जब हम लोग आपस में एक्सपर्ट्स बात करते हैं तो एक एक ऐसा एक फील आता है कि एक संभावना है, राइट। लेकिन बहुत कठिन है, मैं आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक अबाउट इट। लेकिन कुछ कुछ जगह पे उसका यू नो हमारा एक्सपेक्टेशंस है। फॉर एग्जांपल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, उसमें थोड़ा सा एक एडजस्टमेंट आ सकता है। इक्विटी के लिए जो 15% है उसे 10% हो। तो ऐसे इंटरनली कुछ कुछ चीजों में एडजस्टमेंट की उम्मीद है। ओवरऑल टैक्स स्लैब में एडजस्टमेंट बहुत कम लाइकली है इस बार, मैं राइट, इसलिए फ्रॉम ये एन सवाल इंडिविजुअल। बिल्कुल, मैंने आपसे इसलिए ये सवाल पूछा क्योंकि लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए जीएसटी में बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए हाल ही में। और अब चूंकि बजट है, तो ऐसी स्थिति में सरकार के पास एक और मौका है कि लोगों के हाथ में पैसा रहे और बाजार में तरलता बनी रहे, लिक्विडिटी बनी रहे। तो करेक्ट। इसके मद्देनजर अगर देखा जाए, तो शायद सरकार सीधे तौर पर न सही, किन्हीं और रास्तों से लोगों को राहत देने के लिए कुछ न कुछ घोषणाएं करे। क्या ऐसा मानते हैं आप? अवश्य अवश्य। हम्म। करेक्ट करेक्ट। तो आप सही बोल रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस में फिर भी चांसेस है, डायरेक्ट टैक्सेस में शायद थोड़ा कम चांस है। डायरेक्ट टैक्सेस में जहां तक मेरा अनुमान है, सी मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं एक फाइनेंस का प्रोफेसर हूं, जहां तक मेरा मार्केट का समझ है, पिछले 20-22 सालों का जो अनुभव है, इंडिविजुअल के प्रति जो आप हम जैसे जो इंडिविजुअल्स है, उस टैक्सेशन में शायद सरकार ने पिछले साल बहुत राहत दिया है। इस बार मुझे ऐसे लग रहा है कि जो कंपनीज हैं, कॉरपोरेट्स हैं, उनका जी। जो छोटे लेवल पे जो कॉरपोरेट्स जिनका 50 लाख या नीचे जिनका प्रॉफिट है, ऐसे जी। कॉरपोरेट्स को थोड़ा टैक्स की छूट मिलने की राहत है। एंड जहां तक आपने इनडायरेक्ट टैक्स की बात कही, इनडायरेक्ट टैक्स में भी जो सेस और बाकी जो एडिशनल चीजें हैं वो शायद कट हो सकता है, क्योंकि रैशनलाइजेशन अच्छे तरीके से हो रहा है। कुछ कुछ आइटम शायद अगर जो नेसेसिटीज टाइप है उसको 18% से 5% में मूव करे, वो सब छोटे लेवल पे होने की संभावना है। लेकिन मोटा मोटा डायरेक्ट टैक्सेस में कम, इनडायरेक्ट टैक्सेस में थोड़ा ज्यादा हेल्प एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
सर, मैं भारत के आम आदमी से सीधे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आता हूँ, और जो जियो हम्म। पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था पर, उसको लेकर के आपसे सवाल कर रहा हूँ। क्योंकि आप ओके। देख ही रहे हैं कि रशिया यूक्रेन से लड़ रहा है, और ट्रम्प लगातार, यानी कि अमेरिका लगातार कहीं ना कहीं धमकियां दे रहे हैं। कहीं इकोनॉमी को, मतलब पूरे विश्व भर में इकोनॉमी को अस्थिर करने जैसे बयान दे रहे हैं, और टैक्सेस लगा रहे हैं। बेसिकली उन्होंने अभी हाल फिलहाल में टैरिफ लगा दिया कई करेक्ट। जगह पर, और उससे पहले भारत में भी ये व्यवस्था लागू की उन्होंने। क्योंकि रेसिप्रोकल वाला जो इशू है, उससे निपटने के लिए सरकार अमेरिका से डील भी करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मौजूदा हालातों को अगर देखा जाए तो सरकार किस तरह से निपट सकती है ऐसे समय में, जबकि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं डावाडोल हो रही हैं। एकदम सही प्रश्न है आपका। जस्ट 2 दिन पहले आपने सुना होगा, ये भारत का ईयू के साथ जो ट्रेड बिल्कुल, डील जो साइन हुआ है, करेक्ट, बिल्कुल, जिसे हम मदर ऑफ ऑल डील्स जैसे प्रेस में अभी बोला जा रहा है। इवन इवन सरकार के भी जो प्रतिनिधि है वो भी उसे ऐसा ही संबोधित कर रहे हैं। इसी तरह से ही भारत को हैंडल करना होगा, क्योंकि ट्रम्प क्या कर सकते हैं वो तो उनके पार्टी के लोगों को तक पता नहीं है, हमें छोड़िए, राइट। इवन आप रिपब्लिकन मेंबर्स को पूछिए, उनको तक पता नहीं है कि वो ट्रम्प क्या करने वाले हैं, राइट। तो हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए कि जो बाकी जो देश हैं, से फॉर एग्जांपल साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ईयू ईयू का एक बहुत बड़ा बहुत अच्छा डील था। फिर अच्छा, इसमें एक एक अच्छी बात मैं बताता हूँ। ऑफ कोर्स इन द लास्ट कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे तो हमारा जो रूपी डॉलर जो एक्सचेंज रेट है, रूपी डेप्रिशिएट होता जा रहा है 92 तक है ना। एक एक समय में 80 83 था, अभी 92। ऑफ कोर्स उससे थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अ, वो टैरिफ के बावजूद भी रूपी डेप्रिसिएशन की वजह से एक्सपोर्ट पे उसका असर थोड़ा हल्का पड़ेगा, क्योंकि अभी $1 का 80 से 93 तक आ गया है इतने कम समय में। तो उससे थोड़ा एक्सपोर्टर्स को राहत मिलेगा, लेकिन ये टेम्पररी है, करेक्ट। तो इन द मीडियम रन सरकार को यही करना चाहिए, जैसे कि अब वो ईयू के साथ डील कर रहे हैं, साउथ ईस्ट एशियन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज के साथ उनका अलग सा चल रहा है, राइट। ब्रिक नेशन पर्टिकुलरली रशिया के साथ तो हमारा अच्छा रिश्ता है, एंड बहुत कुछ हम कर रहे हैं वहां पे। बिल्कुल। मिडिल ईस्ट नेशंस के साथ जो हमारा जो हम तेल खरीदते हैं उसका रुपी में पेमेंट करना, सी ये सब हमें थोड़ा प्रोटेक्ट करता है, करेक्ट। तो इस तरह से ही, एंड प्रोबेबली इस वक्त बिकॉज यूएस और चाइना का भी जो रिश्ता है वो इतना ठीक नहीं है, तो प्रोबेबली हम सब जानते हैं कि भारत और चाइना का भी रिश्ता इतना ठीक नहीं है, लेकिन टेम्परली वी हैव टू लर्न टू प्ले विद चाइना, प्रॉब्ली जहां पे हमें कुछ सेक्टर्स में जहां पे हमें फायदा हो सकता है, स्टील वगैरह, मतलब कुछ कुछ जगह है जहां पे हम चाइना के साथ भी थोड़ा डील कर सकते हैं। सी सी दीज आर वेज इन विच हम कुछ कुछ तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं। अगले 36 महीने तक ट्रम्प है वो रियलिटी है, राइट, तो हमें वो मान के ही चलना पड़ेगा। क्या यही एक वजह है उदाहरण कि मेरे जो सीए हैं, चीफ इकोनॉमिक हाँ, एडवाइजर, उन्होंने जो आर्थिक समीक्षा पेश की उसमें साफ तौर पर कह दिया कि 2008 जैसी मंदी का 10 से 20% असर भारत पर देखने को मिल सकता है? क्या यही वजह है जियोपॉलिटिकल पूरा जो डामाडोल है स्थितियां, उसकी वजह से? उन्होंने चूंकि संकेत दे दिया। वो सही है, लेकिन ये जो ये जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है ना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये हम किसी एक वेरिएबल पे हम उसे पिन नहीं कर सकते हैं, राइट। यूएस का क्या है, उनका एक सर्टन, जैसे आई डोंट नो, उनका एक अपना उद्देश्य है, राइट। बिल्कुल, बिल्कुल। लोग कहते हैं जैसे यूएस का डीप स्टेट का एक अपना उद्देश्य है, उनका स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स है, राइट। तो उसके अनुसार वो अपना कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यूएस सब ठीक कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप आजकल ही देखो तो देखेंगे तो यूएस और कनाडा में भी अभी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं।
राइट। बिल्कुल, वो मैंने आज लैटिन सुबह ही अमेरिका न्यूज के देखा देशों था। से भी और कनाडा से भी उनका रिफ्ट हो करेक्ट, गया है। करेक्ट। हाँ, जी। करेक्ट। सो देयरफॉर द कंक्लूजन इज कि अनफॉर्चुनेटली यूएस एक एक ऐसा देश है जो काफी इनकंसिस्टेंट तरीके से बिहेव कर रहा है। करेक्ट। जी। द गुड थिंग इज बाकी सारे देश जो है, एटलीस्ट ईयू, रशिया, मिडल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सी अब क्या हो रहा है, इन देशों में एक आपस में एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ रहा है, बिकॉज नाउ ऑल पीपल हैव अ कॉमन एनिमी। यूएस इज एक एक कॉमन एनिमी बन गया है, तो उस वजह से शायद बाकी देशों में एक बंधन बढ़ रहा है। हो सकता है कि यूएस के इस प्रभाव के कारण ब्रिक्स देशों में आपस में जो इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग है वो शायद और स्ट्रांग हो जाए। यानी कि जो डॉलर का डोमिनेंस है पूरी दुनिया पे, वो खत्म भी हो सकता है। यस, एटलीस्ट कम से कम कम तो हो जाएगा। राइट, अपने अगले 5 साल में हम देख सकते हैं। एंड वो अच्छी बात है, क्योंकि एक करेंसी पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करना वो अच्छा नहीं है। राइट। सो जी। 3-4 करेंसी स्ट्रांग होने चाहिए, तब जाके एक विश्व के स्तर पर एक संतुलन बना रहेगा। यानी कि जो अन्य देश हैं उनके साथ में भारत अपने व्यापारिक संबंध बढ़ा रहा है, और यही है करेक्ट, जो भारत की अर्थव्यवस्था को सबलता प्रदान करेगा। और करेक्ट। 1 डेढ़ साल, 1 या 2 सालों में ये सारी चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी। सर, मेरा हम्म। अगला सवाल अब उस मसले को लेकर के है जो लगातार चर्चा में रहा है, सुधारवादी बजट। अब चूंकि प्रधानमंत्री ने हाल ही में दिए गए भाषण में सुधार एक्सप्रेस का जिक्र कर दिया, तो ऐसी स्थिति में इस बार का जो सुधार होगा वो किस दिशा में होगा, किन क्षेत्रों को, किन सेक्टर्स को, या फिर कृषि क्षेत्र, रक्षा क्षेत्र और तकनीक, इसके अलावा जो अन्य ग्रह की स्थितियां हैं, राज्यों में बंटवारा किया जाता है पैसे का, उनकी स्थिति कैसे सरकार इस बार अपने सुधार को आगे बढ़ाएगी, इसकी दिशा क्या होगी, क्या आप क्या कहते दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट। हैं? टैक्स का आपने बोला, बाकी बोला, वो सब संभावना कम है, लेकिन ये जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट हम सब निर्मला सीतारामन जी और मोदी जी से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब बाहर का, जब हमारा एनवायरमेंट अनसर्टन होता है, इट्स इंपॉर्टेंट कि हम अपना इंटरनल डिमांड को स्टेबलाइज करें। एंड उस चीज के लिए क्या है, इंटरनल जो हमारे प्रोसेसेस हैं, जो स्टार्टिंग विद मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज हमारा सबसे ज्यादा पिछले कुछ सालों में, इवन दिस रेजिम, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का भी यही आत्मनिर्भर भारत और मैन्युफैक्चरिंग के पीएलआई स्कीम्स वगैरह उन्होंने काफी जोर दिया है। सो बिल्कुल। व्हाट है ना, सो व्हाट व्हाट आई एम सेइंग, देखिए अभी इसको वी हैव क्रॉस्ड अ सर्टेन थ्रेशोल्ड। अभी यही अगर 5 साल पहले की बात होती तो मेरा उत्तर अभी अलग होता। अब मैं ये कहूंगा, एक्सपेक्टेशन ये है कि पिछले 5-6 सालों में हमारा मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट हो रहा है अच्छे से। अब क्या जी। है, गवर्नमेंट हैज टू बी स्मार्ट। अब सब्सिडीज, इंसेंटिव्स जो है वो एम्प्लॉयमेंट को लिंक करके देना आवश्यक है, कि अगर जी। कोई एंटरप्राइज जो है, अगर अपना वो एग्जाम्पल दे सके, एविडेंस दे सके कि उनका एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो इंसेंटिव ऐसे टारगेटेड होना चाहिए। दिस इज वन सजेशन और वन आइडिया, राइट। सो इंस्टेड ऑफ गिविंग ब्लैंकेट इंसेंटिव्स और सपोर्ट, वो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड हो। दूसरा, उन्होंने पिछले 2 बजट्स में हम देख रहे हैं, वो इंटर्नशिप्स को लेके, अप्रेंटिसशिप को लेके जो जी। जी। आइडिया जो फ्लोट किया था, राइट, वो भी अभी उस आइडिया को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का समय आ गया है। सो अब कंपनी को इंसेंटिव तब देना चाहिए जब वो अप्रेंटिसशिप से नौकरी में जब वो बदले, करेक्ट, तब जाके कंपनी को उसका वॉट एवर बेनिफिट जो सरकार जो देनी चाहिए कंपनी को, वो उससे लिंक होनी चाहिए। So, मतलब ये एग्जांपल से मैं ये बता रहा हूँ कि फर्स्ट अटेंशन शुड बी ऑन मैन्युफैक्चरिंग, उस पर एक बहुत बड़ा एफर्ट चाहिए। यानी कि सुधार की जो दिशा होगी वो आत्मनिर्भर भारत और देश में जो आत्मनिर्भर जुड़ाव होगा उससे। मैन्युफैक्चरिंग, करेक्ट। और दूसरा आपने सही बोला, डिफेंस।
डिफेंस में भी बहुत एटलीस्ट एक 20% जंप होने की संभावना है, वेरी स्ट्रांग, क्योंकि हमारा वो जेट का जी के साथ जो डील है वो ठीक नहीं चल रहा है। सो देर आर सम डायनामिक्स देयर। तो क्या सर ये वहां पे संभावना भी है कि जो डिफेंस का बजट है, क्योंकि आमतौर पर 10 से 12% या 7 से 12% के बीच में रहता है, तो ऐसी स्थिति हाँ, में जबकि अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर जैसा एक हमने रिफ्ट जो है वो देखा, तो उसके बाद क्या सरकार रक्षा क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए 20% तक का बजट आवंटित कर सकती है? यस यस यस, इस बार। एंड उसका कारण ये है, ये जो हमारा कुछ जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का जो हमारा जो एक्सपेक्टेशंस इसराइल है के कुछ साथ कंपनीज और के साथ, जी। करेक्ट 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 राइट, तो वहां पे देर आर सम प्लेसेस जहां पे कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उस वजह से गवर्नमेंट वुड बी फोर्स टू, अभी फ्रांस के साथ इंस्टेड ऑफ यूएस, फ्रांस के साथ हमारा वो शायद इंक्रीज करना पड़े। तो यहाँ पे संभावना है कि आने वाले एक साल में हमारा डिफेंस का स्पेंडिंग जो है, जो यूजुअल, जो आप सही बोल रहे हैं 7 से 12 जो हमारा यूजुअल एक्सपेक्टेड, इस बार 20% होने का बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है। लेकिन राइट, इसका तो सप्लीमेंट्री उसका क्वेश्चन एक सर फायदा ये भी है। है। जी। हम्म, सप्लीमेंट्री नहीं, उसका क्वेश्चन एक ये फायदा है। ये है कि मैं वो सेंटेंस कंप्लीट हाँ, कर देता हूँ। उसका फायदा ये है कि जब हम लोग ऑफसेट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो भारत के कंपनीज को भी उसका फायदा मिलता है। इसका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन सर ये है कि अगर 20% बजट किया जाएगा रक्षा क्षेत्र का, तो कटौती कहाँ की जाएगी? हाँ, ये, आई मीन, इट इज आई फील बैड फॉर फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि सी, अल्टीमेटली देश चलाना है, राइट? हमारा इतना बड़ा देश है और ग्रोइंग कंट्री है, इतना डिमांड है। तो कुछ कुछ जगहों पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे हम कहते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सो शायद जी। हो सकता है जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस है उसमें शायद थोड़ा कंट्रोल हो सके। अभी कुछ कुछ जगहों पे उन्होंने स्टेट्स को भी डिसिप्लिन करने के लिए, अभी फॉर एग्जांपल जो नरेगा, मनरेगा, नरेगा जैसे जो स्कीम था उसको अभी हमने जी राम जी में कन्वर्ट किया ना, परिवर्तित किया है। तो वहां पे अभी क्या होगा, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्पेंडिंग कम होगा, स्टेट गवर्नमेंट का आएगा, एंड देन दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा, करेक्ट, एंड हाँ, क्योंकि आउटकम। 42% तो उनके पास भी शेयर जाता है, जो ओवरऑल रेवेन्यू का कलेक्शन होता है उसका 42% तो उनके पास भी जाता है, स्टेट्स के पास भी। जाता है, जी। करेक्ट करेक्ट, स्टेट्स के पास भी जाता है। तो पहले क्या होता था कि पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल का था, अब स्टेट्स को भी ऐसे लाने से क्या होगा, क्योंकि तब जाके वो क्षेत्र में है ना, जो मिसचीफ या करप्शन होने की जो संभावना है वो कम होगा, क्योंकि अगर स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा तो इट्स लाइक किसी और का पैसा है, मतलब दे दो ऐसे, ये एक माइंडसेट आ जाता है, राइट? तो स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत केयरफुली स्टेट्स के साथ काम करना होगा। तो इसका सीधा प्रभाव कहाँ होगा, जिन स्टेट्स में एनडीए की सरकार है, वो स्टेट्स जो है सेंटर के साथ वो अलाइन करेंगे, राइट, उनको जी। कोऑपरेट करेंगे। लेकिन जो ऑपोजिशन स्टेट्स है, हो सकता है कि वहां पे फ्रिक्शन, इफ दे आर स्मार्ट, हमारे पास पूरा उदाहरण है, उड़ीसा का अगर हम एग्जांपल ले, वो ऑपोजिशन, मतलब वो एनडीए के साथ नहीं थे, लेकिन उनका सेंटर के साथ अच्छा रिश्ता था। सी, सो यू बिल्कुल। हैव टू लर्न टू वर्क टुगेदर, क्योंकि अब क्या है, डेफिसिट अगर हमें कंट्रोल करना है तो सेंट्रल प्लस स्टेट मिला के वो 10% के अंदर उसे लाना है, राइट? सो एंड ओवरऑल डेट, सेंट्रल का, स्टेट का सारा डेट मिला के अगर हमें 50% के नीचे लाना है, तभी भी वी हैव टू वर्क टुगेदर। सो वेदर यू आर, अगर आप एनडीए के साथ हो नहीं हो, सब फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक्स, लोगों के लाइफ और लाइवलीहुड की बात है, तो ऑल पार्टीज हैव टू लर्न टू वर्क टुगेदर अल्टीमेटली, राइट? इट शुड नॉट मैटर। तो वहां यानी पे कि इट विल, इन अ वे इट विल फोर्स देम, यानी कि राइट? प्रधानमंत्री जिस सहभागिता की बात करते हैं वो यस इस मामले में देखने को मिल सकती है, अगर यस, विपक्षी दलों की राज्य सरकारें इस मामले में समझदारी से काम लेंगी, ये आपका कहना है। समझदारी से काम, करेक्ट करेक्ट सर, करेक्ट। और अब दूसरा जो सेक्टर्स हैं, यानी कि रेल, उड्डयन, और इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट का क्षेत्र है,
क्योंकि सड़क निर्माण बड़े पैमाने पर हुआ है एनडीए सरकार में। तो ऐसी स्थिति में, जबकि सुधारवादी बजट है, और अगर उनको रक्षा क्षेत्र का बजट बढ़ाना है, तो क्या जो ढांचागत सुविधाओं का बजट है उसमें भी कटौती की जा सकती है, या फिर वो समान रखा जाए? नहीं, यहाँ पे समान होगा, क्योंकि अगर हम वो और ये आइडिया मुझे कहाँ से आ रहा है, इकोनॉमिक सर्वे से पता चल रहा है कि हमारा जो अर्बनाइजेशन है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। एंड मैं खुद जानकर ये आश्चर्य मुझे हुआ कि भारत का जो प्रपोर्शन ऑफ पीपल जो अर्बन है वो चाइना से भी ज्यादा है। जी लगभग जी हमारा पॉपुलेशन है ना, तो जी उससे क्या पता चल रहा है कि जो अर्बनाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इस क्षेत्र में जो हमारा कैपेक्स होना चाहिए, जी जी। वहां पे गवर्नमेंट विल नॉट कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि वो बहुत क्रिटिकल है। एंड अगर वो सही होता है तब जाके ट्रेड वगैरह, इंटरस्टेट ट्रेड, वो सब सुधार आएगा, राइट। इनफैक्ट नॉट जस्ट रोड, इनलैंड जो जल द्वारा जो इनलैंड बोट के थ्रू जो होता है, हर माध्यम जी से, सो एवरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैज टू बी गिवन फिलिप टू, क्योंकि वो एकदम फाउंडेशन है फॉर कंट्री टू डेवलप, राइट। तो वहां पे मुझे एटलीस्ट सेम ही समझ आ रहा है, वहां पे वो नहीं करेंगे। एंड जस्ट वन मोर पॉइंट टू ऐड, पिछले 1-1.5 सालों में, पर्टिकुलरली लास्ट 1 ईयर में, जब हम वो नंबर्स देखते हैं, अभी वो नंबर मुझे याद नहीं आ रहा है, हमारा जो टोल कलेक्शन वगैरह जब से हमने उसको डिजिटाइज कर दिया है, तो एकदम से शार्प और बढ़ गया है, राइट। सो पहले क्या होता था, जो पीपीपी मॉडल में, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जब सरकार पीपीपी मॉडल से आती थी, तो उधर भी करप्शन होते थे, राइट। अब जो कि सब कुछ फास्टैग लगा के सब, राइट, सो देयरफॉर कलेक्शन इज वेरी ट्रांसपेरेंट। तो उस विषय में क्या हो रहा है, बहुत कुछ चीजें, इवन ई टेंडरिंग हो रहा है। सो बहुत लेवल पे अगर आप देखो, जो पहले जो काम होता था वही काम सरकार अब कम कर पा रही है, बट कम इन्वेस्टमेंट, राइट। सर, सो मेरा अगला इसलिए सवाल। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, प्लीज कंक्लूड करिए आप, प्लीज प्लीज। So therefore, in terms of output, इस मामले में गडकरी जी इज वेरी स्ट्रांग, राइट। जो उनका जो टारगेट एक्सपेक्टेशन आउटपुट है, वो मुझे कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दे विल बिकम मोर स्मार्ट कि किस तरीके से वो अपना जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो एकदम टाइट रखे। सर, अब मेरा अगला सवाल उन लोगों के लिए है जो आम बजट में खास तौर पर गौर करते हैं कि उनके लिए क्या घोषणाएं की जा रही हैं। मैं बात कर रहा हूं हम्म, अन्नदाता किसान की। और प्रधानमंत्री हाँ, नरेंद्र मोदी की सरकार में अ, पिछले कुछ सालों में अगर देखा गया है तो लगातार कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई है। क्या इस बार भी किसी नई योजना की संभावना हो सकती है, और या फिर जो पुरानी योजनाएं हैं उनको ही बेहतर करके उनमें ही आवंटन को बढ़ावा दिया जाए? तो और ये मुख्य भी है, क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर रिलेटेड सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भरता हमें जो चाहिए, राइट, उसके जी लिए ये बहुत आवश्यक है। सो वो 3 बिल्स जो वो नहीं ले ले आ पाए, राइट, मेरे हिसाब से बजट के माध्यम से नहीं, बट वो इंडिविजुअल स्टेट्स को वो जो मार्केट की तरफ जो आउटपुट को पुश करना, राइट, उस तरह का जो रिफॉर्म्स है, वो स्टेट्स के थ्रू वो लाने का प्रयत्न करेंगे सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा, जो आउटपुट, सी फॉर एग्जांपल मिलेट्स, इस तरह के जो नॉन राइस व्हीट जो आउटपुट है, उस आउटपुट के लिए सपोर्ट, एडिशनल सपोर्ट देना, क्योंकि ऐसे जो आउटपुट है वो पानी कम उपयोग होता है उसमें, राइट। सो दे विल डू दैट। फिर कोल्ड स्टोरेज, यानी जो काफी सारा जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, उसका प्रोटेक्शन के लिए और उसका लाइफ बढ़ाने के लिए यू नीड इन्वेस्टमेंट इन कोल्ड स्टोरेज एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, राइट। सो यू कैन एक्सपेक्ट गवर्नमेंट टू वर्क इन मेनी वेज, वो काफी मतलब मल्टीपल तरीके से वो इस पे जरूर करेंगे, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। एंड हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, सी गति कम हुआ है लेकिन पॉपुलेशन अभी भी बढ़ रहा है, विच मीन्स वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑन एग्रीकल्चरल मैटर्स, वी कैनॉट अफोर्ड टू लेट इट स्लिप।
सो काफी स्ट्रांग गवर्नमेंट का वो होगा, भले वो बोले ना बोले, लेकिन उनका आंख अवश्य ये सब विषय में है। आपने अभी जिक्र किया था कि रोजगार को बेहतर करने के लिए, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो आत्मनिर्भर भारत योजना है उसके तहत जो इंसेंटिव है उनको और बेहतर तरीके से लागू कर सकती है। अब मैं सीधे तौर पर सवाल पूछता हूं आपसे कि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि मौजूदा समय प्राइवेट क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार है, सरकारी क्षेत्र में एक निर्धारित सीमा तक ही रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसी हम्म। स्थिति में जबकि देश की आबादी बड़ी तेजी से बढ़ी है और बहुत ज्यादा है, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी भी है, तो सरकार किस तरह की योजना ला सकती है या कदम बढ़ा सकती है या घोषणाएं कर सकती है इस मौजूदा बजट, क्योंकि सुधारवादी बजट में ओके, तो रोजगार को भी बढ़ावा देने की बात जरूर होगी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो मैक्सिमम रोजगार हमारा कहाँ आता है? जो जिसे हम एसएमई एमएसएमई, जो जो स्मॉलर लेवल जो एंटरप्राइजेस है, बिल्कुल वहां बिल्कुल। पे ही, हाँ वहां पे ही मैक्सिमम रोजगार की संभावना है, राइट? तो इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था कि इस बार ऑफ कोर्स फाइनेंस मिनिस्टर के लिए कठिन होगा, लेकिन अगर वो इंडिविजुअल टैक्सेशन में राहत देने के बजाय वो फंड छोटे कंपनीज को अगर वो टारगेटेड बेनिफिट दें, जैसे मैंने कहा 50 लाख से कम जिनका प्रॉफिट आता है, ऐसे कंपनीज को अगर वो टारगेटेड बेनिफिट दे, करेक्ट, बिकॉज ऐसे कंपनीज को सपोर्ट की आवश्यकता है। ऐसे कंपनीज के माध्यम से ही रोजगार बढ़ सकता है। बड़े कंपनीज को, बड़े बड़े कंपनीज को सरकार की तरफ से सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। सो दैट इज वन। सेकेंड, ये जो जिसे हम उसका मैं हिंदी में अनुवाद नहीं कर पा रहा हूँ, गिग इकोनॉमी कहते हैं, हाँ है ना, गिग हाँ। इकोनॉमी, राइट? जी जी तो करेक्ट, जो अनऑर्गेनाइज्ड जो एम्प्लॉयमेंट होता है, राइट? जी। सो वहां पे भी गवर्नमेंट जो है सपोर्ट दे सकते हैं। गिग इकोनॉमी है, विमेन एम्प्लॉयमेंट को, फॉर बढ़ावा एग्जांपल देने विमेन के एम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ा सकते हैं, करेक्ट। सो अगर हम ज्यादा हॉस्टल्स, वर्किंग कंडीशंस में सुधार लाए, विमेन हॉस्टल्स लाए, वर्किंग कंडीशन, मीन देर आर कुछ कुछ तरीके तरीके से गवर्नमेंट जो है दे कैन मेक इट पॉसिबल फॉर मोर विमेन टू एंटर द वर्कफोर्स। तो बोथ डिमांड के एंगल से भी, सप्लाई के एंगल से भी पॉलिसीज ला सकते हैं। और एक तो है कि फिजिकली, दैट इज टैक्स के माध्यम से। दूसरा है कि लॉस के माध्यम से, जो एम्प्लॉयमेंट लॉस है उसके माध्यम से भी इस क्षेत्र पे वो कर सकते हैं, मतलब। और ये करना आवश्यक भी है, क्योंकि लिए। हमारा एम्प्लॉयमेंट, और इन्होंने सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे में बताया कि हमारा एम्प्लॉयमेंट इज वन प्लेस वेयर वी हैव टू बी वरीड, राइट? तो इसी से संबंधित मैं इससे पहले भी कह रहा था कि जहां पे पहले हम कहते थे कि उनको अप्रेंटिसशिप दे, राइट? अब उस अप्रेंटिसशिप को नौकरी में तब्दील करने के लिए तो वहां पे भी सरकार को टारगेट करना होगा कि कंपनी को इंसेंटिव तब मिलेगी जब ये अप्रेंटिसशिप से वो जॉब में ट्रांसलेट हो। तो इस तरह से यू हैव टू लुक एट इट इन मेनी वेज। सो ये टैक्स सपोर्ट देना होगा, इंसेंटिव्स देना होगा, विमेन पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए कुछ प्रोसेस करना होगा। सो ये सब करके ही सरकार कर सकती है, एंड मेरा उम्मीद है कि सरकार करेगी। सर अब मेरा अगला सवाल फिर से देश हम्म। में हाशिए पर रह रहे यानी कि गरीब लोगों से संबंधित है। और मौजूदा सरकार ने कई मौकों पर ये देखा गया कि बजट में बड़ी बड़ी घोषणाएं की। आयुष्मान भारत जैसी बड़ी घोषणा भारत जैसे देश के लिए करना बहुत बड़ी बात थी मौजूदा समय। जबकि दुनिया भर में जो स्थितियां हैं उसको अगर देखा जाए तो महंगाई बढ़ने की जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। तो ऐसी स्थिति में महंगाई ना बढ़े देश में, वो काबू में रहे, इसके लिए सरकार बजट में क्या कदम उठा सकती है? तो उस मामले में सरकार इज ऑलरेडी डूइंग वेल। अगर आप देखेंगे तो हमारा जी जो ओवरऑल इन्फ्लेशन है पिछले कुछ सालों में, इनफैक्ट पिछले 3 सालों का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें, तो हमारा इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, सब कुछ बहुत कंट्रोल में है, राइट? सो वहां पे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी, अगर इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ता भी है, अब ये साल प्रॉब्लम कहाँ आ सकता है?
इंपोर्ट लेड इन्फ्लेशन, ये क्योंकि हमारा जो रुपी जो है सडनली 80 के लेवल से 90s के लेवल पे आ गया है, राइट। सो उन क्षेत्रों में जहां पे हम इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है, डॉलर डिनोमिनेटेड इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है, वहां पे एक 8-10% कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो भी इंपोर्टेड माल है उसमें ये ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो उसका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का प्रभाव हो सकता है। लेकिन जहां तक इकोनॉमिक मैनेजमेंट का मतलब, जहां तक मेरा समझ है, और जैसे इसमें सरकार आरबीआई के माध्यम से करेगी, सो दे आर वर्किंग इन टैंडम टू प्ले विथ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ताकि वो इन्फ्लेशन को वो कंट्रोल में रख सके। सो इन्फ्लेशन विल नॉट बी अ प्रॉब्लम, करेक्ट। लेकिन आपने जो कहा, आयुष्मान भारत जैसे जो स्कीम है, वहां पे स्कीम अच्छा है, एक्सपेक्टेशंस भी काफी अच्छा है। ऑपरेशनल लेवल में जो प्रॉब्लम्स है, गवर्नमेंट विल हैव टू थिंक कि वो उसको कैसे हैंडल करे। अब एक एग्जांपल देता हूँ। हॉस्पिटल्स जो है, कुछ हॉस्पिटल्स पेशेंट को एक्सेप्ट ना करे, उस जब वो आयुष्मान भारत स्कीम में जब पेशेंट आता है, या ऐसे जेन्युइन केसेस भी है जहां पे रिवर्स प्रॉब्लम है, जहां पे हॉस्पिटल्स ने केयर दिया पेशेंट को, लेकिन वो सरकार की तरफ से वो बिल क्लियर नहीं हो रहा है काफी समय तक, राइट। सो दैट इज बिल्कुल। ऑल्सो ए प्रॉब्लम। तो सी स्कीम अच्छा है, एलोकेशन भी ये सरकार जो है, आई कैन से एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये पैसे एलोकेट करने में चोरी नहीं कर रहे, मतलब ये बराबर जो जब हम रिपोर्ट देखें कल इस बार, तो जो अमाउंट एलोकेटेड है वो अमाउंट वो ट्रांसफर करते हैं, मतलब वो करते हैं, राइट। लेकिन प्रोसीजरल लेवल पे जो प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट हैज टू वर्क ऑन इट। ये अगर उस लेवल पे सुधार लाएंगे तो इसपे बहुत उसका फर्क पड़े। जन औषधि स्कीम या आयुष्मान भारत स्कीम, ये सब उस डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, राइट। सो दैट्स वेयर दे हैव टू वर्क प्रोसेस में। सर, चूंकि आप मार्केट के बहुत एक्सपर्ट हैं, शेयर बाजार के बारे में मैं एक सवाल आपसे करूंगा। क्योंकि लगातार पिछले एक सवा साल से एफआईआई जो है, जो विदेशी निवेशक हैं, वो लगातार मार्केट से अपना पैसा निकाल रहे हैं। और हालांकि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, उसने बड़े पैमाने पर देश में पैसा लगाया है बाजार में। इसके बावजूद जो अस्थिरता है, वो बाजार को किस तरह से प्रभावित करेगी, और उस प्रभाव को दूर करने के लिए सरकार मौजूदा जो बजट है, आगामी बजट है, उसमें क्या कदम उठा सकती है? हाँ, आपने प्रश्न एकदम सही पूछा है। मैं इसलिए स्माइल कर रहा हूँ क्योंकि ये जो एफआईआई का जो बिहेवियर है, वो किसी एक विषय पर निर्धारित नहीं है, राइट। जी जी। तो हमें ये थोड़ा सा पीछे हटके थोड़ा लार्जर पिक्चर देखना होगा। हम्म। पिछले 8-10 सालों में ये जो आप एफडीआई, मतलब आपने स्पेसिफिकली मुझसे एफआईआई के बारे में पूछा ना, एफडीआई नहीं, राइट। क्योंकि एफडीआई बिहेवियर कंसिस्टेंट रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो एफ कंसिस्टेंट है। करेक्ट, एफडीआई बिहेवियर कंसिस्टेंट रहा है। एफआईआई बिहेवियर जो है वो मेरे हिसाब से विड्रॉ करते हैं। सी एफआईआई का क्या, उनका जो एक्सपेक्टेशन क्या होता जहां है फायदा होगा कि वहां चले जाओ। अगर, करेक्ट करेक्ट। सो अब क्या हो रहा है, पिछले एक साल में यूएस में भी इंटरेस्ट रेट, बेस लाइन इंटरेस्ट रेट जो है वो हार्डन हो रहा है। तो जब बेस लाइन इंटरेस्ट रेट हार्डन होता है, तो फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स, वहां के जो इक्विटी मार्केट प्रोडक्ट्स, वो भी ज्यादा, थोड़ा रिलेटिवली ज्यादा रिटर्न्स वहां आने लगते हैं। तो यूजुअली क्या होता है, तो जो मार्जिनल इन्वेस्टमेंट जिसे हम कहते हैं, तो वो फंड्स यहां से वहां ट्रांसफर करते हैं। दूसरा, ये एफआईआई स्पेसिफिकली बोलो, एफडीआई नहीं, एफआईआई स्पेसिफिकली कहूं, तो ये केवल भारत का ही नहीं, पूरा जो एमर्जिंग मार्केट्स में ये पूरा प्रॉब्लम चल रहा है। सो इट इज नॉट जस्ट हमारा वो है। तो इसका और ये रुपी डेप्रिसिएशन जो है, ये दोनों हैंड इन हैंड है, बिकॉज एफआईआई पुल कर रहा है तो रुपी और हमारा डेप्रिशिएट हो रहा है, तो ये हैंड इन हैंड चल रहा है। इमीडिएटली सरकार कुछ नहीं कर सकती है, राइट, क्योंकि एफआईआई बिहेवियर वो कब वापस आएंगे, जब उन्हें ये लगेगा कि भारत का जो ग्रोथ स्टोरी है मजबूत हो रहा है। ग्रोथ जो हमारा अभी हम एंटिसिपेट कर रहे हैं 7.2% का, जो कुछ कुछ इवन मेरा भी अनुमान ये है, मैंने कुछ इकोनॉमिस्ट को भी देखा है,
नॉट 7, इनफैक्ट 7.5% का एक्सपेक्टेशन है, राइट। भले सरकार इज वेरी कंजर्वेटिव, वो 7.2 कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअली एक्सपेक्टेशंस है। तो जहां तक मेरा समझ है, एक क्वार्टर में, अगले 3 महीने में, जैसे ही थोड़ा बाकी जो जियो पॉलिटिकल टेंशन थोड़ा कम होगा, ठीक होगा। पर्टिकुलरली हाँ। इंडिया यूएस का जो ये है, यू कैन एक्सपेक्ट एफआईआई टू कम बैक अगेन, क्योंकि फंडामेंटली हमारा जो ग्रोथ स्टोरी है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रोथ स्टोरी इज गुड। जो रुपी डेप्रिसिएशन हुआ है वो एक इंटरनेशनल एडजस्टमेंट है, वो भारत का स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है। करेक्ट। सो जब वो पोर्टफोलियो रीएलोकेशन करेंगे, सो दे शुड ग्रेजुअली कम बैक, ग्रेजुअली, नॉट इमीडिएटली। सरकार इसमें इमीडिएटली कुछ नहीं कर सकती। अब मैं एफआईआई, साथ बिल्कुल एफडीआई अलग स्टोरी। मैं अब एफडीआई पर और आपसे आपका सुझाव लेना चाहूंगा कि अगर आप बजट बनाने बैठते देश के लिए, तो सबसे पहले, और जो सिलसिलेवार सारी चीजें चलती हैं, तो किस तरह से आप अ, महत्व को ध्यान में रखते हुए हर एक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कोष आवंटन किस तरह से करते, क्या परसेंटेज होता आपको आपका? ओके, परसेंटेजेस थोड़ा अभी इट इज डिफिकल्ट, लेकिन मैं एक आपको एक सेंस दे, मैं आई गिव यू ब्रॉडर सेंस, राइट। जो यूजुअल जो एलोकेशन है मैन्युफैक्चरिंग के प्रति, राइट, अपना एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सब मोटे मोटे लेवल पे दे शुड कंटिन्यू, बिकॉज सरकार जो है वो हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले इस साल डेफिनेटली डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस का कलेक्शन बढ़ेगा। सो विच मीन्स थोड़ा और उनके हाथ में देयर विल बी सम ब्रीदिंग स्पेस होगा हाथ में, राइट। तो इट वुड बी, ये साल का जो बजट होगा मोटा मोटा, इट वुड बी अ कंटिन्यूटी बजट। तो एक दो क्षेत्र में, जैसे डिफेंस में थोड़ा एक्सेसिव, यू नो, यूजुअल 7-12 के जगह 20% का जो आउटले लगेगा, तो एक्सेप्ट फॉर फ्यू प्लेसेस जहां पे थोड़ा बढ़ेगा, मेरे हिसाब से वो उसे रेवेन्यू एक्सपेंसेस में थोड़ा सा ऑफसेट करेंगे। कुछ खर्चा जो है वो स्टेट्स के साथ शेयर करेंगे। मोटा मोटा जो ये जो बजट होगा मोस्टली कंटिन्यूटी टाइप बजट होगा, मतलब पिछले जो बजट में जो एलोकेशन हुआ था क्षेत्रों में, मोटा मोटा वही एलोकेशन भी होना है। कुछ जगह पे, फॉर एग्जांपल, जैसे बातचीत के दौरान पता डिस्कस किए, जैसे डिफेंस है, ऐसे एक दो क्षेत्र में थोड़ा एलोकेशन बढ़ेगा, लेकिन उस एलोकेशन को अगर वो ऑफसेट करेंगे तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस में थोड़ा कंट्रोल लाएंगे। और फिस्कल डेफिसिट भी थोड़ा सा वो इस बार 4.2 या 4.3 के जगह शायद एक 10 या 20, प्रोबेबली 4.5% तक थोड़ा सा स्ट्रेच करे। पॉसिबल है कि इस बार थोड़ा हल्का सा स्ट्रेच करे अपना फिस्कल डेफिसिट को, नहीं तो ओवरऑल मैनेज करना मुश्किल है, राइट। वो जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस से जो उनका कैश फ्लो है, जी। पिछले साल के मुकाबले इस आने वाले साल में थोड़ा सा वो बेटर होना चाहिए, बट फिर भी 3 लाख करोड़ का डेफिसिट होगा टैक्स कलेक्शन में, राइट। तो इस बार उम्मीद है कि आरबीआई जो है डिविडेंड देके उस डेफिसिट को ब्लॉक करे, लेकिन अगले साल आरबीआई वो डिविडेंड नहीं दे पाएगा, मतलब कठिन है हर बार वैसे मैनेज करना, राइट। तो इस तरह से माई सेंसेस मोटा मोटा एलोकेशन वही होगा, एंड जो रिलेटिवली जो थोड़ा वो है वो इंटरनली एडजस्ट किया जा सकता है। यानी कि प्रधानमंत्री ने जिस सुधार एक्सप्रेस के संकेत दिए हैं, उसको उस पर आप सहमत हैं और ऐसा ही होगा। बस ये है कि कुछ क्षेत्र हैं, जैसे डिफेंस का क्षेत्र है, और कुछ जो नीतियां हैं, खासतौर पर आत्मनिर्भर भारत और अन्य जो निर्माण क्षेत्र से संबंधित हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार बदलाव कर सकती है, आवंटन में बढ़ावा कर सकती है। और खास तौर यस। पर अच्छा बजट इस बार बढ़ेगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी हाल ही में देखा गया, और उसके बाद सरकार ने शायद ये तय कर लिया है कि अब वो रक्षा क्षेत्र को और मजबूत करेगी। तो हम्म। सर, आपसे बात करने हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने सुना डॉक्टर विश्वनाथन अय्यर को, जो
सीनियर एसोसिएट प्रोफेसर हैं और उनका उनको महारत हासिल है मार्केट, टैक्सेशन और कॉरपोरेट फिनांस में। वो बजट के मामले में बहुत शार्प क्लैरिटी रखते हैं। सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद पीयूष जी।